अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम बूस्टर है। इस वीडियो के माध्यम से आपका 1 मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एम्प्लॉय बर्नआउट एंड हाई टर्नओवर वायलेट विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? इक्विटी, ऑर्डर, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर इसका होगा यही। एम्प्लॉय बर्नआउट का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉय बर्नआउट का मतलब है एम्प्लॉय थक जाते हैं और उनसे हाई टर्नओवर की एक्सपेक्टेशन की जा रही है और उनको थकाया जा रहा है, उतनी अथॉरिटी नहीं दी जा रही। अथॉरिटी ज़्यादा दे रहे हैं तो उनको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय बर्नआउट हो जाएंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड? कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि जिस वे में अथॉरिटी जानी चाहिए, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपनी होगी? और आंसर इसका होगा बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है कि अगर आप अथॉरिटी ज़्यादा दे देते हो लेकिन उस काम को करने की अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो क्या होगा? बैलेंस जो पावर है उसका मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होना है? दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी? नहीं, अथॉरिटी का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। कंपल्सरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरी नहीं होता। ये तो टॉप लेवल के ऊपर जो है डिपेंड करता है, वो कितनी जो है अथॉरिटी को अपने नीचे जो है सेंड करता है, कितना डिसेंट्रलाइजेशन करता है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो टॉप लेवल है वो अपने काम को अच्छे और इफेक्टिव से करने के लिए मिडल लेवल जो है काम को जो है लोअर लेवल पर दे देता है और उस काम की अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपता है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक डेलीगेशन एट ऑल लेवल्स। और अगर कोई ये पूछेगा इस डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? तीन सभी लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी। इन द प्लानिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर कंडीशंस इज नोन एज? ऑप्शन ए फोरकास्टिंग। नहीं, ये फोरकास्टिंग नहीं हो सकती। उसने पूछा अजम्पशंस का कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो अजम्पशन को आइडेंटिफाई करते हो फ्यूचर के लिए किस तरीके का काम करती हैं? फोरकास्टिंग का काम नहीं करती। प्लानिंग तो अपने आप में फोरकास्टिंग होती है, प्लानिंग का तो मतलब ही फोरकास्टिंग होता है। लेकिन वो कह रहा है कि जो अजम्पशन को आइडेंटिफाई करते हैं वो फ्यूचर कंडीशंस के लिए कैसे काम करती हैं? वो प्लानिंग प्रीमिसेस का काम करती हैं। ठीक है, फोरकास्टिंग तो अपने आप ही प्लानिंग होती है। पॉलिसी फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन, ये खुद ही प्लानिंग होती है। स्ट्रेटजी, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है। फंक्शनल फॉरमैनशिप वायलेट्स विच प्रिंसिपल? फंक्शनल फॉरमैनशिप होती क्या है? फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने वाले कई मैनेजर होते हैं, कई बॉस होते हैं। कैसे बॉस होते हैं? जैसे अगर एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको जो ऑर्डर देने वाला जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी बॉस होगा, सेल्स डिपार्टमेंट से भी उसको ऑर्डर देने वाला होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बॉस है वो भी उसको ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे जो वॉयलेट होता है वो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? हर एक पर्सन को एट ए टाइम ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। और ये किसने दिया है? ये यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल दिया है हेनरी फ्योल ने। जो 14 प्रिंसिपल दिए उन्हीं में से एक है। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। एक स्केलर चेन इसके अंदर और दे रखा है। स्केलर चेन में क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक एक ही चेन के अंदर जो है ऑर्डर का फॉलो होता है। जैसे कि ए बी को ऑर्डर देता है, सबसे ऊपर ए लेवल पे ए है, उसके नीचे बी है, बी के नीचे सी है। ए बी को ऑर्डर देता है और बी सी को ऑर्डर देता है। यह है स्केलर चेन। इसका फंक्शनल फॉरमैनशिप से कोई लेना देना नहीं है। रेमुनरेशन का तो वैसे भी लेना देना नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट स्केलर चेन का कंफ्यूजिंग था। आंसर क्या होगा इसका? यूनिटी ऑफ कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इट अराइजेज स्पॉन्टेनियसली। हाँ, ये स्पॉन्टेनियसली तो अराइज होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो अपने आप बन जाता है, पता ही नहीं लगता, अचानक से बन जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन बी पर्सनल रिलेशनशिप पे बनता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड। नहीं, ये इसकी फीचर नहीं है। ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड इसमें कुछ भी नहीं होता। ऑफिशियली सब कुछ इसमें इनफॉर्मल होता है। सोशल नीड्स को सेटिस्फाई कौन करता है? वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन,
इफ़ ए मैनेजर हैज़ अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी द लाइकली आउटकम इज़, क्या होगा? अभी बताया था मैंने कि अगर एक मैनेजर के पास अथॉरिटी तो है लेकिन उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपी गई है, तो विदाउट अथॉरिटी और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में से अगर एक होगा तो काम नहीं होगा। दोनों मिलकर के, अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलकर के अकाउंटेबिलिटी बनाती हैं। अगर अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो यहाँ पर पावर का मिसयूज़ होगा, क्योंकि वो सिर्फ अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है, तो पावर का मिसयूज़ होगा। इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा, ना इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑप्शन ए इट इज़ अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। नहीं, ये मैनेजरियल फंक्शन का सेपरेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक मैनेजरियल फंक्शन, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन बी इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। हाँ, ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन का तो मतलब ही यही होता है कि जितने भी एफर्ट कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश करना। ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुके रहना। ए कंपनी अडॉप्ट्स स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड मॉनिटरी इंसेंटिव्स अज्यूमिंग एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क, दिस रिफ्लेक्ट्स विच थ्योरी। अगर एक कंपनी इस तरीके की थ्योरी को अपना रही है कि हर टाइम एम्प्लॉयज़ के ऊपर सुपरविजन का काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए फोर्स करना पड़ेगा, अगर वो कंपनी ये मानकर चल रही है कि एम्प्लॉयज़ से काम करवाना पड़ेगा, उसको मॉनिटरी इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, और अगर वो ये मान के चल रही है कि एम्प्लॉयज़ काम करके खुश नहीं होते, तो ये बहुत ओल्ड थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद जो मास्लो की थ्योरी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो 5 स्टेप होते हैं उसके अंदर। मास्लो की थ्योरी तो बिल्कुल डिफरेंट है बट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ वाई में क्या होता है? वाई में तो थोड़ा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, मॉनिटरिंग इंसेंटिव्स की ज़रूरत नहीं है तो सी, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा इंसेंटिव्स भी उनको देने पड़ेंगे। हर्जबर्ग की थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच मैनेजरियल फंक्शन एंश्योर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म्स टू प्लान्ड स्टैंडर्ड्स। आंसर क्या होगा इसका? डायरेक्टिंग। डायरेक्ट में तो दूसरों को डायरेक्शन दी जाती है, स्टाफिंग नहीं होती, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती। कंट्रोलिंग होगा। इसमें कंट्रोलिंग में क्या होता है? जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं उसके साथ मैचिंग की जाती है प्लान्ड स्टैंडर्ड्स की। तो यही तो कह रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म्स टू प्लान्ड स्टैंडर्ड्स। आंसर सीधा है कंट्रोलिंग। इस तरह की और क्लासेस पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपने इन क्वेश्चंस में कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।